ऐसी कोई मंजिल नहीं जिसको पाने का कोई रास्ता ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जी10 क्लासेस। मैंने अपना लेक्चर आज इस लाइन से इसलिए शुरू किया क्योंकि आप लोगों ने अगर मंजिल तय की होगी कि आपको कुछ बनना है, लाइफ में आगे कुछ करना है, आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करना है किसी भी एग्जाम में। अगर आपकी मंजिल तय थी तो आपको आज एक रास्ता मिल गया है और वो रास्ता आपको दिखाया है जी10 क्लासेस की तरफ से लिए गए फ्री स्टडी जोन के इनिशिएटिव ने। उस रास्ते को अगर आपने हमारे साथ शुरू में ही पकड़ लिया होगा तो आज आप उस रास्ते पे काफी दूर निकल आए होंगे। उस काफी दूर निकल आने पे आप लोगों के काफी सारे सब्जेक्ट्स काफी ज्यादा कवर कर लिए गए हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलॉन्ग विद बायोलॉजी। तो फिजिक्स की जो सीरीज चल रही थी क्लास 12 की फिजिक्स में, उसमें हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी किया, मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया, मैग्नेटिज्म का पहला चैप्टर अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी कंप्लीट किया और आज हम लोग मैग्नेटिज्म का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर फ्लैशबैक में देखा जाए तो मैग्नेटिज्म में अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसकी वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई आएगा वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट कैन आइदर बी अ चार्ज जो कि v वेलोसिटी से एंटर करता है, या कोई करंट कैरिंग वायर दूसरा करंट कैरिंग वायर लाके रखा जाए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। हम लोगों ने फोर्सेस का डायरेक्शन देखा, सब कुछ देखा, बहुत सारे प्रूफ किए, कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए, कुछ आपको होमवर्क भी दिया। फिर उसके बाद शायद हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर देखा। इतना कुछ देखने के बाद मतलब दो डिवाइस देखा था जो कि मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज पे कह लीजिए या उससे बेस्ड प्रिंसिपल्स पे वर्क करती हैं। एक थी साइक्लोट्रॉन, अनदर वाज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अब हम लोग का जो अगला चैप्टर है इट इज मैग्नेटिज्म एंड मैटर। अब क्या है कि अब हम लोगों को पढ़ना है, सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कि पहले तो हम लोग देखेंगे कि कैसे ये चीजें इवॉल्व होना शुरू हुई, क्योंकि हर चीज को बनने में एक बेस रहा होता है कि हाँ, इंसान सोचता है कि ये क्यों हो रहा है, फिर वो इवॉल्व होते होते काफी आगे निकल जाता है। तो हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मैग्नेटिज्म की एनालॉगी देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के साथ, एकदम सिमिलर चलेगी। तो अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंप्लीटली पढ़ा हुआ है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो शुरू करते हैं हम लोग। मैग्नेटिज्म एंड मैटर पार्ट 1। मैग्नेट से आप लोग अवेयर होंगे, बचपन में बहुत खेला होगा कि मैग्नेट लिया, दो मैग्नेट को चिपका रहे हैं आपस में, मैग्नेट को अलमीरा पे चिपका रहे हैं, मैग्नेट को किसी आयरन पे चिपका रहे हैं, स्टील पे चिपका रहे हैं, काफी सारे गेम। लेकिन जब एक बच्चा खेलता है मैग्नेट से तो वो ये नहीं सोचता कि क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों रिपल कर रहा है, क्यों ये चीजें दूर जा रही है, क्यों ये चीजें पास आ रही है, वो बस खेलता चला जाता है। लेकिन आज आपको इसके पीछे का की कहानी बेसिकली पता चलेगी कि ऐसा होता क्यों। काफी लोगों को पता होगा बट हम एकदम जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं सो दैट जिसको नहीं पता है उसको आज ये चीजें क्लियर हो जाए। फाइन। सबसे पहले हुआ क्या कि दिमाग में कैसे आया कि मैग्नेट क्या होता है। तो सबसे पहले इतिहास देखा जाए, अगर वर्तमान की चीजों को देखने से पहले, प्रेजेंट की चीजों को देखने से पहले या फ्यूचर में क्या होगा उस पर डील करने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि पहले हुआ क्या था। तो तीन लोगों ने मिलके कुछ कुछ चीजें बताई जिससे बेसिस पे हम लोग आज की डेट पे, आज के टाइम पे हम लोग कुछ कंक्लूड कर सकते हैं अबाउट मैग्नेट। तो सबसे पहले थेल्स ऑफ मिलेटस, इन्होंने क्या कहा कि एक नेचुरली अकरिंग आयरन का ओर होता है। साथ साथ आप लिखते जाइएगा ताकि आपको भी पता चले क्या होता है। एक नेचुरली अकरिंग आयरन ओर है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। ठीक, मैग्नेटाइट की फॉर्मूला इज Fe2O3। तो ये नेचुरली अकरिंग आयरन का ओर होता है। ये क्या करता है, इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन और सब मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस को वो अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। तो इन्होंने कहा कि भाई ये क्या चीज है कि जो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है अपनी तरफ। तो देखा कि इसके अंदर कैसी प्रॉपर्टी है, कुछ प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब इन्होंने क्या देखा कि इट अट्रैक्ट्स स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, वो आयरन के और पीसेस को अट्रैक्ट करता है, स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन। उसके बाद देखा कि जब जो छोटे छोटे पीसेस ऑफ आयरन है जब इसके कांटेक्ट में रहते हैं तो वो फर्दर ऑन किसी को अट्रैक्ट करने लगे। तो इन्होंने सोचा कि मतलब इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉपर्टी है
जिसकी जिसके इन्फ्लुएंस में आने पे दूसरी चीजों में भी वो प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जा रही है, वो प्रॉपर्टी अपने आप जनरेट हो जा रही है, अपने आप आ जा रही है, ताकि वो फर्दर ऑन दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर वो उसके उसके इन्फ्लुएंस में रह रहा है तो वो फर्दर ऑन दूसरों को अट्रैक्ट कर रहा है। इन्होंने ये चीज देखा। तो फिर क्या हुआ कि किसी एक चाइनीज, एक कोई चाइनीज था, नाम मुझे नहीं पता एग्जैक्टली लेकिन, और नाम जानना जरूरी भी नहीं है, बट फिर भी अगर आपको है कि पता होना चाहिए तो जस्ट गूगल इट आउट। तो किसी एक चाइनीज ने देखा कि अगर आप एक मैग्नेटाइट का एक रॉड ले लें, या मैग्नेटाइट मतलब एक लार्ज पीस ऑफ मैग्नेटाइट ले लें, एक लार्ज पीस ऑफ मैग्नेटाइट लिया इन्होंने, तो इन्होंने क्या देखा कि जो मैग्नेटाइट था ना, वो अपने, कभी उसको उठा के रख रहे हैं, वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है। मतलब हमेशा जो मैग्नेटाइट था वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है, कि जो मैग्नेटाइट का एक पार्ट है वो अर्थ के नॉर्थ की तरफ चला जा रहा है, और दूसरा जो है वो अर्थ के साउथ की तरफ चला जा रहा है। किसी भी तरह से आप मैग्नेटाइट को रखेंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जा रहा है। इन्होंने ये देखा। तो इन्होंने ये जब देखा तो इन्होंने कंक्लूड किया कि इसकी मदद से हम लोग डायरेक्शन देख सकते हैं, इसकी मदद से हम पता कर सकते हैं कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, क्या निकाला, कंपस नीडल, जो कि हम लोग आज के टाइम पे यूज करते हैं, कंपस नीडल, टू नो वेयर वी आर गोइंग। मतलब कि हम लोगों को बेसिकली पता चलता है कि हमारा नॉर्थ किधर है, हमारा साउथ किधर है, ईस्ट किधर है, वेस्ट किधर है। बेसिकली कंपास नीडल हमें सिर्फ नॉर्थ की तरफ पॉइंट करता है, बाकी डायरेक्शन हम लोग खुद से निकाल लेते हैं। तो ये एक चाइनीज ने डिस्कवर किया था। इसकी डिस्कवरी के बाद इन्होंने क्या बोला कि ये जो लार्ज पीस ऑफ मैग्नेटाइट, इसका नाम हो गया लीडिंग स्टोन। वाई लीडिंग स्टोन? क्योंकि ये आपको आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचा रहा है। लीडिंग वर्ड वहीं से आया कि हम नीडल लेके चल रहे हैं, नीडल बोल रहा है इधर नॉर्थ है, हम चलते चले जा रहे हैं। हमको साउथ जाना है, नीडल बोल रहा है इधर नॉर्थ है, उल्टे डायरेक्शन में चलते चले जा रहे हैं। तो इस वजह से इसको बोला कि ये लीडिंग स्टोन है, बिकॉज इट लीड्स यू टू योर डेस्टिनेशन। इतना हो गया। फिर ये हुआ कि अरे भैया ऐसा क्या है कि ठीक है कि अट्रैक्ट करता है, रिपल करता है, लेकिन ये हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही क्यों जा रहा है? इसका एक पोर्शन हमेशा अर्थ के नॉर्थ की तरफ ही क्यों जा रहा है? ये वाला पोर्शन क्यों नहीं जा रहा है अर्थ के नॉर्थ की तरफ? ये हमेशा ही ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों रहता है? तो विलियम गिलबर्ट ने क्या कहा कि अर्थ जो है वो खुद में एक मैग्नेट है। अर्थ इटसेल्फ इज अ मैग्नेट। ये सारी चीजों से इन्होंने कंक्लूड किया कि जो मैग्नेटाइट होता है वो क्या होता है, आपका नेचुरली अकरिंग मैग्नेट है, जो कि अर्थ के अंदर पाया जाता है। अब अर्थ के अंदर बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस होंगे जो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं। तो इस वजह से जो अर्थ है, अर्थ एज अ होल एक खुद ब खुद मैग्नेट है, और अर्थ का एक ज्योग्राफिक नॉर्थ है जो कि ऊपर की तरफ है, बीच में इक्वेटर है, और सबसे नीचे क्या है, ज्योग्राफिक साउथ है। इतना आपको क्लियर होगा उम्मीद करते हैं। ये लिख लीजिएगा जस्ट फॉर सेक ऑफ जनरल नॉलेज। बाकी इसका बोर्ड एग्जाम से या किसी बोर्ड एग्जाम से तो कुछ लेना देना नहीं है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में माइट बी पॉसिबल कि पूछ लिया जाए कि नेम वन नेचुरली अकरिंग मैग्नेट, तो आप बता सकते हैं कि मैग्नेटाइट होता है, Fe2O3 उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ये आपका हो गया नेचुरली अकरिंग मैग्नेट। अब नेचुरली अकरिंग मैग्नेट के बाद, अब अगर आपका मैग्नेट जो है वो नेचुरली अकर कर रहा है, तो अब जैसे कि मैग्नेटाइट को, मतलब ये जो भी मैग्नेटाइट है, इसको आपने ओर से निकाल लिया। अब इसका जो शेप होगा वो काफी अनइवन सा होगा। आप इसको कितना भी इवन करेंगे रहेगा वो अनइवन ही। तो अनइवन होने की वजह से ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से यूजलेस हो गया। हो गया, क्योंकि अब एकदम अनइवन सा शेप है, इससे आप कितना प्रैक्टिकल करेंगे? आज के टाइम पे अगर आप प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैग्नेट देखते होंगे तो वो कुछ इस तरह का दिखता होगा, क्यूबॉइडल शेप का दिखता होगा, है ना? तो अब क्या किया, अब इन्होंने ढूंढना शुरू किया कि और सब्सटेंसेस जो कि मैग्नेटाइजेबल है, मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस की खोज होना शुरू की। अब मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो किसी मैग्नेट के इन्फ्लुएंस में आए और वो उनके, मतलब वो खुद ब खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे। जैसे कि अगर किसी को अच्छा बनना है, किसी को पढ़ाई में अच्छा होना है, तो वो क्या करेगा? वो ऐसे इंसान की खोज करेगा
जो पढ़ने में खुद अच्छा है, जिसका पढ़ने में मन लगता है, तो वो उसके साथ रहेगा, तो साथ रहने में खुद ब खुद एक प्रेशर क्रिएट हो जाता है कि हाँ सामने वाला पढ़ रहा है, हमें भी पढ़ना पड़ता है। वहां पे भी ऐसा ही है कि सामने वाला बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकते हैं, तो वो क्या होगा, वो मैग्नेटाइज होना शुरू हो जाएगा। तो वहां से बनेगा हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। अगला टॉपिक जो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। अब इन्होंने देखा कि जो नेचुरली अकरिंग मैग्नेट था उसके इन्फ्लुएंस में कुछ चीजें आनी है, तो वो खुद मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, मतलब वो फर्दर ऑन और आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट कर रही है। अब ऐसा नहीं है कि मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट हमने लाया और उसके इन्फ्लुएंस में हम लोगों ने वुड ला के रख दिया या प्लास्टिक ला के रख दिया। वो सब्सटेंस मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस नहीं है, मतलब सब्सटेंस जो होगा वो कैसा होना चाहिए, मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस। जरूरी नहीं है कि हर सब्सटेंस मैग्नेट की तरह पहले से बिहेव कर रहा हो, हम उसको मैग्नेट बनाएंगे। मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस को हम मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस को मैग्नेट बनाएंगे, मतलब उसके अंदर टेंडेंसी है कि वो मैग्नेट की तरह बिहेव कर सकता है, तो हम उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखेंगे, उसको मैग्नेट की तरह बिहेव कराएंगे। जैसे एग्जाम्पल कि स्टील रॉड है, हाँ स्टील रॉड है, इसको आप जस्ट बाय रबिंग विद सम आयरन रॉड या विद सम मैग्नेट, अगर हम स्टील रॉड को मैग्नेट से रब करें, ठीक है, मैग्नेट से आप रब करें तो स्टील रॉड मैग्नेटाइज नहीं होता है, बहुत समय तक मैग्नेटाइज नहीं होता है, लेकिन बहुत देर तक उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखा जाए तो ये मैग्नेटाइज हो जाता है, स्टील रॉड मैग्नेटाइज हो जाता है, और वो मैग्नेट सॉरी मतलब मैग्नेटिक फील्ड से जब उसको हटाया जाता है बहुत देर के बाद, तो वो मैग्नेट की प्रॉपर्टीज को काफी देर तक रिटेन करता है। मतलब कि आफ्टर रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड it retains it retains the properties of magnet, it retains the properties of magnet for very long time। और इसी की जगह पे अगर आपने स्टील रॉड की जगह पे ले लिया, मान लीजिए सॉफ्ट आयरन रॉड ले लिया, तो इसको तो जैसे ही ना सॉफ्ट आयरन रॉड में इसको मैग्नेटिक फील्ड में लाकर रखा, ये मैग्नेटाइज हो गया, इनके ऊपर पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा लगता है कि इनको लाके बुरी संगत में रखा, ये सबसे पहले बुरे बन गए, लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड हटी, जैसे ही बुरे लोग हटे, ये वापस से अच्छे बन गए। मतलब कि इट गेट्स मैग्नेटाइज वेरी इजली, या इट गेट्स मैग्नेटाइज्ड क्विकली, बहुत जल्दी मैग्नेटाइज होते हैं, बट as soon as the magnetic field is removed, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड रिमूव होता है, हटाया जाता है, इट गेट्स डीमैग्नेटाइज्ड। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि ये दोनों चीजें हमारी मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस हैं, कोई जल्दी मैग्नेटाइज होता है, कोई देर में मैग्नेटाइज होता है, कोई जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है, कोई देर में डीमैग्नेटाइज होता है। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिनको हम मैग्नेटाइज करके आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बना सकते हैं। फाइन, उम्मीद करते हैं यहाँ तक क्लियर होगा कि आर्टिफिशियल मैग्नेट होता क्या है। अब जब आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते क्या है, जैसे कि आपका आर्टिफिशियल मैग्नेट का सबसे बड़ा एग्जांपल बार मैग्नेट जो हम लोग यूज करते हैं, तो जब बार मैग्नेट को आप लोग यूज करते हैं, मान लीजिए कि आपके पास कुछ ऐसा है कि आप एक जगह पे गए जहाँ पे बहुत सारा आयरन का पहाड़ था, छोटे छोटे आयरन के टुकड़े पड़े हुए थे, टुकड़े इन द सेंस कि लोहे को चूर करके एकदम पीस के लोहे का पाउडर पड़ा हुआ था आयरन का, उसको एक मैग्नेट के पास लेके गए, तो क्या होगा कि जो आयरन का पाउडर है, पाउडर ही होप सो बोलेंगे, वो क्या करेगा, इसके दोनों एंड्स पे जाके इकट्ठा हो जाएगा, एकदम एंड पे जाके बहुत सारा आयरन जो है वो कंसेंट्रेट हो जाएगा। कुछ ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टीज देखी गई, तो वहां से निकल के आया टर्म आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। क्या होते हैं ये,
मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंसेस को जब हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, अब देखिए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करना तो बड़ी बात आपके लिए है नहीं। आप एक करंट कैरिंग वायर लीजिए, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी, ये तो अब आप लोगों ने सीख ही लिया है। तो वहां से बनता है हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो जल्दी मैग्नेटाइज हो रहा है कि बहुत टाइम के बाद मैग्नेटाइज हो रहा है। वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है कि वो मैग्नेटाइज होने के कितनी देर बाद वापस से अपने बैक टू पवेलियन मतलब बैक टू जीरो पे आता है कि नहीं आता है। अब हम लोग देखेंगे कुछ मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि हो सकता है कि इन दोनों में डिफरेंस पूछ लिया जाए। मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम्स में लिखने को आ सकता है अगर इस पर्टिकुलर चैप्टर से कुछ आना हुआ तो। कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों को हो सकता है कि आप लोग पढ़े होंगे, उम्मीद करते हैं कि 10th 10th में रहता है किसी किसी बोर्ड में। आर्टिफिशियल मैग्नेट की प्रॉपर्टीज, सबसे पहली प्रॉपर्टी है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या मतलब हुआ कि अ मैग्नेट कैन अट्रैक्ट अ स्मॉल मतलब स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, जैसे कि आयरन हो गया, स्टील हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो ये होती है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। क्या कि मैग्नेट कैन अट्रैक्ट small pieces of small pieces of मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को ही अट्रैक्ट करेगा, ऐसा नहीं कि प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर दिया या वुड को अट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि आयरन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे क्या है आपके मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस का मतलब कि अगर इसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में लाके रखा जाएगा तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेंगे। दिस इज द वेरी बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कि मैग्नेट जो है वो छोटे छोटे पीसेस ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी इज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी एक किसी बार मैग्नेट को फ्रीली छोड़ दिया जाए, मतलब व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, उसको हवा में से लाके छोड़ दिया, तो वो क्या करेगा, वो एक डायरेक्शन में अलाइन कर जाएगा। जैसे अगर आप लोग एग्जाम्पल में सोच रहे हो कि कंपास नीडल का एग्जाम्पल है, घुमा के रख दिया कंपास नीडल, यहाँ रख दिया, आपके घर पे रख दिया, मेरे घर पे रख दिया, कहीं पे भी रख दिया, रखा, नीडल हमेशा एक ही डायरेक्शन में अलाइन होगी। तो ये कहलाता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कि व्हेन अ बार मैग्नेट और एनी मैग्नेट, इसको आप लोग लिखते जाइए, ये लिखने को आता है। व्हेन अ बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली then it aligns itself then it aligns itself in नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ये सबसे बड़ा सवाल होता है कि वाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये भी पता चल जाएगा वाई नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। वाई ओनली नॉर्थ साउथ, वाई नॉट ईस्ट वेस्ट, वाई नॉट साउथ नॉर्थ, वाई नॉट एनी अदर डायरेक्शन। तो ये अभी आपको पता चल जाएगा। तो दिस इज नोन एज डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। उसके बाद है हमारी थर्ड प्रॉपर्टी। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो मैग्नेट की जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर while like poles repel each other। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास दो पोल है, नॉर्थ साउथ, एक नॉर्थ पोल एक का साउथ पोल है, तो वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो कैसे हो गए, अनलाइक पोल्स हो गए। और अगर दोनों का नॉर्थ पोल लाके रखा जाए तो दे विल रिपेल ईच अदर। व्हाई? बिकॉज दे हो गए वो लाइक पोल्स। तो कुछ ऐसा हो गया, ये एक मैग्नेट था, इसका ये नॉर्थ पोल था और एक दूसरा था उसका ये साउथ पोल था। तो यहाँ पे क्या लगेगा, दे विल अट्रैक्ट ईच अदर।
एक मैग्नेट है, इसका ये नॉर्थ पोल है और दूसरे का भी नॉर्थ पोल है, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ठीक है, जैसे चार्जेस में होता है ना, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, सेम एनालॉजी चलती है, वहां चार्ज यहाँ पे पोल्स, सेम एकदम सेम चलेगा सब कुछ। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हो गई। तीन प्रॉपर्टीज आप लोग नोट डाउन करिए, फिर हम लोग चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं। चौथी प्रॉपर्टी इज कि जो मैग्नेट के पोल्स होते हैं दे अकर इन पेयर। यहाँ पे लिखती हूँ, magnetic poles occur in pair. Fourth property is magnetic poles occur in pair. occur in pair का मतलब क्या हुआ कि अगर कोई मैग्नेट है, हम लोग चाहें कि एक मैग्नेट था, मतलब कुछ ऐसा, उसका एक नॉर्थ पोल था एक साउथ पोल था, हम चाह रहे हैं कि हम इसको तोड़ दें बीच से, तो क्या ऐसा होगा कि हमारे पास दो मैग्नेट बन जाएंगे जहां पे एक नॉर्थ पोल होगा और एक साउथ पोल होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। ये मैग्नेट टूटेगा, दो पार्ट में टूटेगा, इसका इधर नॉर्थ था, ये टूटा, इधर साउथ था, कोई बात नहीं, दूसरा पोल क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा, ये खुद ब खुद साउथ बन जाएगा और ये खुद ब खुद नॉर्थ बन जाएगा, और कुल मिलाकर ये कैसा हो गया, तो आपका क्या हो गया, मैग्नेट के जो पोल्स है वो हमेशा मतलब पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। आप चाहें अगर मैग्नेट को तोड़ना, आप तोड़ दीजिए, एक मैग्नेट के 1000 टुकड़े कर दीजिए, वो 1000 मैग्नेट, 1000 अलग अलग मैग्नेट बनेगा और हर मैग्नेट के दो पोल होंगे। भले ही जो पोल की स्ट्रेंथ है वो कम हो जाए, या पोल की स्ट्रेंथ मतलब भले ही पोल की स्ट्रेंथ में कुछ चेंज आए या ना आए, डजेंट मैटर, वो भी हम लोग देखेंगे, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, ये हम लोग अभी डिस्कस करेंगे फर्दर ऑन कि क्या पोल की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये थी कि मैग्नेट के जो पोल्स होते हैं वो आपके हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, फोर्थ प्रॉपर्टी। और उसके बाद हमारी है फिफ्थ प्रॉपर्टी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी, जो कि हम लोग शुरू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि अगर एक मैग्नेट है हमारा, देखिए जैसे क्या हुआ कि अगर एक मैग्नेट है तो जाहिर सी बात है कि मैग्नेट है तो उसके चारों तरफ मैग्नेट की फील्ड होगी, मतलब कि अगर हमने एक मैग्नेट, ये मैग्नेट था तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर हम कोई मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस जिसके अंदर कैपेबिलिटी है, कैलिबर है कि वो मैग्नेट में बदल सकता है, वो ला के रखे, तो क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टीज इंड्यूस हो जाएंगी। तो दिस इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। तो ये है हमारी 5 प्रॉपर्टी ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट बोल लीजिए या बार मैग्नेट। पहली अट्रैक्टिव, दूसरी डायरेक्टिव, तीसरी अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर व्हाइल लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, चौथी मैग्नेटिक पोल्स अकर इन पेयर, और पांचवी इज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इसको आप लोग नोट डाउन करिए। फिर हम लोग देखते हैं एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। थोड़ा सा इंट्रो है, उसके बाद वो चीजें हम लोग आगे के टॉपिक्स में देखेंगे एटॉमिक व्यू में। ठीक है, एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा था, मतलब इस चैप्टर में नहीं, पहले की वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है, बहुत स्टार्टिंग में देखा था कि अगर एक करंट कैरिंग लूप है हमारे पास, तो क्या होता है कि करंट कैरिंग लूप जो है वो खुद ब खुद एक तरफ से नॉर्थ पोल लगता है, एक तरफ से साउथ पोल लगता है, और वो एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। कुछ ऐसा हम लोगों ने देखा था, इफ यू पीपल कैन रिकॉल, जब हम लोगों ने पढ़ा था तो हम लोग देख रहे थे कि अगर करंट जो है वो क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो साउथ पोल होगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो वो नॉर्थ पोल होगा, और दूसरे साइड से जाके देखेंगे तो दूसरा पोल दिखता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर करंट कैरिंग लूप है तो वो खुद ब खुद मैग्नेट का पोल, मैग्नेट के पोल की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, करता होगा। अब अगर हम लोग एक एटम को देखें तो अब एटम में भी तो भाई यही होता है ना कि मतलब न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो थोड़ा बहुत करंट तो कंस्टिट्यूट कर रहे होंगे, क्योंकि मूविंग चार्जेस कंस्टिट्यूट करंट, बचपन से यही पढ़ाया जा रहा है। एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म। कोई सब्सटेंस था, ठीक है, आटम था, जाहिर सी बात है आटम है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं कंस्टिट्यूटिंग करंट। अब इलेक्ट्रॉन्स अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो साउथ पोल, कैसे ऐसे पढ़ा था ना हम लोगों ने। एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल।
अब क्या है कि एटम है, मैग्नेटाइजेबल है, मतलब मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस का ही एटम है, लेकिन अभी क्या है वो कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज्ड है। इसका मतलब ये है कि कुल मिला के क्या है कि जैसे एटम था, ये न्यूक्लियस था, ये इलेक्ट्रॉन इसमें इधर रिवॉल्व कर रहा है, ठीक, इसके बगल में क्लॉकवाइज कर रहा है, इसके बगल वाले में इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर रिवॉल्व कर रहा है। तो ओवरऑल क्या होता है कि हर एक मैग्नेट के हर एक एटम, मतलब सब्सटेंस जो है आपका, उसके हर एक एटम का कुछ ना कुछ इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। इंडिविजुअल मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है उसका डायरेक्शन किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा, किसी का इधर होगा। तो ओवरऑल क्या होता है कि जब सब्सटेंस हमारा डीमैग्नेटाइज होता है तो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो होता है वो आपका जीरो होता है। नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आपका जीरो होता है। लेकिन जैसे ही मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस को लाके आप मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वहां पे इन दैट केस क्या होता है कि सारे जितने भी एटम्स हैं उनका जितना भी मैग्नेटिक मूवमेंट है वो सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। अब जैसे ही एक डायरेक्शन में सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स अलाइन हो गए, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का वो जितना भी मास आपने लिया है सब्सटेंस का, वहां पे क्या होता है, इंडक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। अब जैसे ही नेट मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया, इट विल स्टार्ट बिहेविंग एज मैग्नेट। अब यहीं पे ये लॉजिक आता है कि कितनी देर बाद वो मैग्नेटाइज होगा, था ना स्टार्टिंग में कि कितना टाइम लगता है किसी सब्सटेंस को मैग्नेटाइज होने में। तो वो डिपेंड करेगा ना कि कितने एटम्स को आपको अलाइन करना है एक डायरेक्शन में, कितने एटम्स के मैग्नेटिक मूवमेंट को आपको एक डायरेक्शन में अलाइन करना है इस पे, या आप कितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उसको लाकर रख रहे हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में उतनी जल्दी अलाइन हो जाएगा, जितनी जल्दी अलाइन होगा उतनी जल्दी हमारा जो सब्सटेंस था वो मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था एटॉमिक व्यू ऑफ मैग्नेटिज्म का। अब हम लोग मूव करते हैं, एकदम हम लोग देखते हुए चलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की एनालॉजी यहाँ पे कैसे चलती है। वहां पे हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ा था, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे। वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ेंगे। वहां पे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा था, यहाँ पे भी देखेंगे। सब कुछ सेम चलेगा। तो हम लोग प्रूफ करते जाते हैं साइड में फॉर्म, खैर छोड़िए, हम लोग प्रूफ करते जाते हैं। एंड में हम लोग देखेंगे कि क्या एनालॉजी चल रही है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में ये कंटिन्यू करते हुए खत्म कर देंगे पूरी एनालॉजी। फाइन। कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। देखिए, अब यह वहां पे क्या था कि दो चार्जेस थे, राइट, दो चार्जेस थे हमारे, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस आर, तो उनके बीच में फोर्स लगता था इधर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। यहाँ पे क्या होगा, देखिए ऐसे हम आपको ऐसे बताते हैं, जैसे वहां पे चार्जेस थे, यहाँ पे क्या होंगे, पोल्स होते हैं। ठीक है, अब पोल है तो पोल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पोल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए कि दो मैग्नेट थे, इसकी पोल स्ट्रेंथ m1 थी, दूसरी तरफ कुछ होगा, सेम ही होता है खैर ऑपोजिट। इसकी पोल स्ट्रेंथ m2 थी, दे आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r। अब डिपेंडिंग अपॉन कि लाइक पोल है कि अनलाइक पोल है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन इसके ऊपर लगेगा। अब जो फोर्स लगता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके था, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द पोल स्ट्रेंथ। Force is inversely proportional to square of the distance between them. Combining both the equations हम लोगों को मिलेगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। कुछ वहां पे भी सेम आ रहा था, m1 m2 की जगह पर सिर्फ क्या आ रहा था, q1 q2 आ रहा था। उसके बाद क्या कर रहे थे हम लोग, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लाएंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, वहां पे क्या आ रहा था 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सेम m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो ये हो गया कि आपके पास अगर दो मैग्नेट है, दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस r, और उनकी पोल स्ट्रेंथ्स दी हुई है, तो आप उनके बीच में बता सकते हैं कितना फोर्स लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू तो आपको याद होगी। यूनिट डायमेंशन की बात नहीं करते क्योंकि वो तो आप लोग निकाल लेंगे, वो याद करने की जरूरत नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वॉज इक्वल टू 10 to the power -7
न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर कुछ ऐसे ही आएगा। अब बात आती है कि नीचे तो आएगा पोल स्ट्रेंथ का स्क्वायर। अब पोल स्ट्रेंथ को आप लोग किस यूनिट में लिखेंगे? वहां पे तो चार्ज था, आप लोग लिख ले रहे थे चार्ज को, तो यहाँ पे जो पोल स्ट्रेंथ आता है उसको आप लोग लिखेंगे वीबर एम्पियर इनवर्स मीटर। खैर अगर हम लोग उसको भी पोल स्ट्रेंथ ही छोड़ते हैं, ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोल स्ट्रेंथ की यूनिट क्या होती है। जब हम लोग एक आध फॉर्मूला और देखेंगे तो वहां से आप लोग खुद ब खुद पोल स्ट्रेंथ निकाल लेंगे। फाइन, पोल स्ट्रेंथ निकाल लिया जाएगा। एम्पियर मीटर वैसे तो आता है, बाकी वीबर वगैरह में हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसे आ रहा था। तो ये था हमारा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। और म्यू नॉट आपको पता ही होगा, इट इज नोन एज एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। ठीक है, mu naught is absolute permeability of free space, absolute permeability of free space। लिख ही लीजिए, पोल स्ट्रेंथ का होता है एम्पियर मीटर यूनिट। ये होता है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। जैसे कि वहां पे था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग नहीं ये नहीं कर रहे थे कि बैठ के देख रहे हैं कि अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, क्योंकि वो हमें पता था डिपेंडिंग अपॉन कि चार्ज का क्या साइन है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी हमें पता है कि अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों है तो अट्रैक्ट करेगा, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ है तो रिपल करेगा। ये था कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। अब हम लोग कुछ देख मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, अगला टॉपिक, इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। ये लिख लीजिएगा, पोल स्ट्रेंथ का बता दिया है, एम्पियर मीटर, पेंडिंग नहीं रखा है। मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अभी देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या था? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो चार्जेस इक्वल होंगे लेकिन अपोजिट होंगे, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, कुल मिलाकर सिस्टम को बोला गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। सेम यहाँ पे भी होता है मैग्नेटिक डाइपोल। क्या होता है? टू पोल्स ऑफ इक्वल बट अपोजिट स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ बराबर होगी पर एक नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ होगा। स्ट्रेंथ constitutes मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल। चलिए इसको छोड़ते हैं, वहां पे हम लोग डाइपोल का डाइपोल मूवमेंट निकाल रहे थे, यहाँ पे भी हम मैग्नेटिक डाइपोल का मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट निकालेंगे। कुछ ऐसा हो गया ना, ये M1 था, ये M था, ये माइनस M था, मैग्नेट बना लेते हैं। जैसे कि वैसे भी मैग्नेट है तो पेयर में एग्जिस्ट करेगा, ये एक नॉर्थ है एक साउथ है, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, मान लेट द डिस्टेंस बी 12 ताकि और प्रूफ करने में आसानी हो। तो ये पूरा क्या कहलाएगा आपका? मैग्नेटिक डाइपोल। फिर आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। मैग्नेट, अच्छा ये जो 12 है ना इसको क्या बोलते हैं? वहां पे डाइपोल लेंथ थी ना, यहाँ पे बोलते हैं मैग्नेटिक लेंथ। मैग्नेटिक लेंथ, हर चीज का अपना अपना टर्म होता है। फिर आता है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट कैसे निकालते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या निकालते थे? कोई भी चार्ज लेते थे और दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे? चार्ज की जगह पे से पोल स्ट्रेंथ लेंगे। तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इज पोल स्ट्रेंथ इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। 12 बस इसलिए लिया है ताकि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा सिंपल हो जाए। ठीक है, ये था हो गया मैग्नेटिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। इतना क्लियर है आप लोगों को? अब हम लोग इसके पार्ट 2 वीडियो में देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड,
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट, मतलब कोई भी बार मैग्नेट, उसकी वजह से चारों तरफ क्या मैग्नेटिक फील्ड होगी, इतना देखेंगे। फिर टॉर्क, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब सेम जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारी कहानी देखा था, सब कुछ उठा के आप लोग मैग्नेट के लिए लगाएंगे। बहुत सिंपल है, खुद खुद ब खुद आपको आता जाएगा जैसे जैसे हम लोग करते चले जाएंगे। बस आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, दोबारा पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये तो गारंटी है। फाइन, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर होंगी। अगले वीडियो में अब हम लोग मिलते हैं, तब तक आप लोग इतनों की नोट्स बनाइए, कुछ न्यूमेरिकल्स अगर मिलते हैं कूलम्स लॉ से या मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पे तो वो कंप्लीट कीजिए। टिल देन एंजॉय योर डे, और लोगों को बोलिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक करें, और पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ गुड डे।